प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और पास में लगे बेल आइकन को दबाइए। हेलो एरीन्स ARX ऐसे हैलोजन यौगिक जिसमें हैलोजन एटम जो है वो डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ होता है, क्या कहलाते हैं? हेलो एरीन्स कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, देखिए, क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, 2-ब्रोमोटालुइन, पैराक्लोरोटालुइन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इन सभी के फॉर्मूलाज आपके लिए रिपीटेड हैं। नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 204 पे ही हेलो एरीन्स या एरिल हैलाइड में CX बंध की प्रकृति। अब देखिए ये हेडिंग आपका किस तरीके से रिपीटेड है। हेलो एरीन्स, इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखिए, अनुनादीय संरचनाएं लिखिए और C6H5Cl के ऊपर आप अपने लिए लिख दो C6H5OH। जैसे अपन ने 11th क्लास में C6H5OH की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखी थी, एग्जैक्टली OH के स्थान पे यहाँ पे क्या लगा दिया गया है? Cl, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो चलें अब अपन देखें कि ARX में C और X के बीच में बॉन्ड की प्रकृति क्या होगी और क्यों होगी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि Cl एरोमेटिक वलय के जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे Cl द्वारा लोन पेयर बेंजीन वलय को दिए जाते हैं। दिए जाना मतलब बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन प्लस हो रहे हैं, तो अपन कहेंगे कि ये +R या +M प्रभाव शो कर रहा है। दैट मीन्स ये क्या है? कौन सा निर्देशी होगा? ऑर्थो और पैरा निर्देशी समूह होना चाहिए। ये सारी बातें ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह ये आपके 11th क्लास में भी थी। दैट मीन्स Cl इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैरेक्टर के कारण बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस हेडिंग को देखिए और इसमें जो क्लोरोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं इनको देखिए। क्लोरोबेंजीन की अनुनादीय संरचनाएं अपने 11th क्लास में भी थीं। 11th क्लास के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वही क्वेश्चन आंसर्स मैं क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना बनाने के बाद आपको रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। क्लोरोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखिए। बेंजीन रिंग पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। क्लोरीन पर 3 लोन पेयर हैं, 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, या टोटल बोलूं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए, एक तो ये दिख रहा है, दूसरा आपको पता है कि फेनिल ग्रुप या बेंजीन वलय जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेने वाला इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग समूह। और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाले समूहों में मैंने 11th में बताया था, इसमें इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूहों में एग्जाम्पल्स में सबसे कम आकर्षित करने की क्षमता होती है। अब देखिए क्लोरोबेंजीन को, क्लोरीन पर चूंकि 3 लोन पेयर्स हैं। लोन पेयर्स क्या होते हैं? विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरा फेनिल ग्रुप से जुड़े हुए, फेनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये लोन पेयर बेंजीन रिंग की ओर खींच के आ जाते हैं। दैट मीन्स बेंजीन वलय पे, बेंजीन रिंग में ये इलेक्ट्रॉन्स खींच के आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे? ये बेंजीन वलय की को बढ़ा देंगे। अब देखिए, तो ये जब लोन पेयर यहाँ से खिसका तो आपको दिख रहा है क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है, यदि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो इस कार्बन के ऊपर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे? 5 कार्बन पे तो 4 ही बॉन्ड्स होते हैं। तो इसलिए इस कार्बन के साथ में जुड़े हुए डबल बॉन्ड का क्या हो जाता है? डीलोकलाइजेशन, विस्थानीकरण हो जाता है। अब चूंकि बेंजीन रिंग में 3 पाई बॉन्ड्स हैं, इसलिए आप देखिए इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे।
फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखिए, इसमें क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए सेकंड स्ट्रक्चर में क्लोरीन के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है। ये वास्तव में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। हमारे पूर्ण पॉजिटिव लगा देने पर भी गलत नहीं माना जाता है, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको पता होना चाहिए दे आर बेसिकली कोवेलेंट, सहसंयोजक होते हैं, इसलिए इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंप्लीट आ नहीं सकता। ये तो आयनिक कंपाउंड में आता है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और लेने वाले कार्बन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज भी लिख सकते हो, या वास्तव में पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। इस तरीके से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को आप देखिए। इन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखने से हमें पता लगता है स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 एंड 4 को कि क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। साथ साथ क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके ऊपर हमें कौन सा चार्ज, कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, डबल। दूसरी बात, तीसरी बात आपको दिखाई दे रही है कि Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है। ऑर्थो पोजीशन स्ट्रक्चर नंबर 2 और 4 में दिखाई दे रहे हैं। राइट हैंड साइड में भी नेगेटिव चार्ज है, लेफ्ट हैंड साइड में भी नेगेटिव चार्ज है। Cl जिस कार्बन से जुड़ा है इसकी 2 ऑर्थो पोजीशन है, 2 ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है। और तीसरे स्ट्रक्चर को देखिए, क्लोरीन से डायगोनल विकर्ण पर स्थित है जो कार्बन, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ अनुनादीय संरचना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखने से हमें पता चलता है कि बेंजीन रिंग में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। फोर्थ पोजीशन के बाद वापस से आप देखते हो नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन वापस डीलोकलाइज होते हैं और CCl के बीच की भी जो डबल बॉन्ड है ये डीलोकलाइज होकर वापस से क्लोरीन के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं और पांचवी संरचना जो है वो पहली संरचना के समान हो जाती है। फर्स्ट और फिफ्थ स्ट्रक्चर्स एक से हैं, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है इन्हीं से अब हमारे सारे प्रश्नों के जवाब आएंगे। देखिए, तो आपसे कहा जाता है पहला कि क्लोरोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या अनुनादीय संरचनाएं बनाइए, बना लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन +R या +M प्रभाव या स्वभाव इफेक्ट शो करता है, क्यों? +R, R का मतलब है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अनुनादीय संरचना। अनुनादीय संरचना को बेटा मेसोमेरी संरचना, मेसोमेरी मतलब M से स्टार्ट हुआ, तो मेसोमेरी संरचना को M संरचनाएं भी कहते हैं। तो अनुनाद को बोलते हैं रेजोनेंस, रेजोनेंस को मेसोमेर भी बोलते हैं हिंदी और इंग्लिश में। तो अब प्रश्न है, आगे लगा दिया प्लस, कह रहे हैं क्लोरोबेंजीन जो है वो +R या +M प्रभाव प्रदर्शित करता है, क्यों? प्लस का मतलब है यदि बेंजीन वलय पर जो भी समूह जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है, जिस समूह के जुड़ने से बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है तो वह कहलाता है, घनत्व बढ़ने का मतलब प्लस होना, प्लस होने का मतलब आप समझ गए, +R या +M प्रभाव। चूंकि बेंजीन वलय में क्लोरीन उपस्थित है, क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर हैं जो कि बेंजीन वलय द्वारा खींच लिए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। चूंकि यहाँ पे Cl बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाता है, इसलिए यह क्लोरीन समूह जो है या क्लोरोबेंजीन जो है अपन कह सकते हैं कि ये +R या +M प्रभाव प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्लोरोबेंजीन ऑर्थो या पैरा निर्देशी समूह है, क्यों? समझाइए। तो देखिए इनकी अनुनादी संरचनाओं को, नीचे वाली रिएक्शन को देखते हैं और फिर उसके बाद अपन कंप्लीट डायएजोटीकरण रिएक्शन को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए NaNO2 HCl से रिएक्ट करके क्या बनाता है, HNO2 + NaCl कंप्लीट। अब आ जाइए फर्स्ट रिएक्शन जो लिखी हुई है, रिएक्शन लिखी हुई है C6H5NH2 दैट मीन्स एनिलीन + HNO2 + HCl और टेम्परेचर गिवन है 273 केल्विन टेम्परेचर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको मैंने कहा था जब KNO2 लिखा हुआ होता है तो क्या लिखते हो, KONO, AgNO2 लिखा होता है तो क्या लिखते हो, AgONO। इसी प्रकार HNO2 लिखा हुआ है तो सबसे पहले इसके नीचे लिखिए HONO, क्यों? क्योंकि लुईस स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, तभी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अब आ जाइए यहाँ पे 273 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर लिखो बेटा NaNO2 + HCl। क्या लिखोगे, NaNO2 + HCl। अब रिएक्शन ध्यान से सुनना, हम आपको एग्जाम में ऐसे भी दे सकते हैं, हमने आपको लिख के दे दिया एनिलीन
in the presence of NaNO2 plus HCl complete the following reaction, और इस रिएक्शन का नाम भी बताइए and give its name। तो NaNO2 और HCl देख के आप पहचान जाएंगे कि NaNO2 HCl से रिएक्ट करके क्या बनाता है, HNO2 और NaCl। अंडरस्टूड? ये तो हो गई इन द प्रेजेंस वाली बात। तो अपन ने देखा कि वास्तव में एनिलीन जो है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, NaNO2 और HCl से, और क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, HNO2 और NaCl। दो रिएक्टेंट हो गए, दो प्रोडक्ट हो गए NaNO2 और HCl वाली रिएक्शन को देखने के पश्चात। तो अब रिएक्शन को देखें, वास्तव में एनिलीन जो है वो किससे रिएक्ट करेगा, बनने वाली HNO2 से और रिएक्टेंट HCl से। इसीलिए यहाँ पे एनिलीन की अभिक्रिया किससे लिखी हुई है, HNO2 और HCl से। वरना आप सोचोगे ये HCl कहाँ से आया, HCl किससे आया, ये रिएक्टेंट का, NaNO2 प्लस HCl में जो HCl है उसका। वापस बोल रही हूँ, एनिलीन की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 और HCl से कराएंगे तो स्टूडेंट अपने आप किससे रिएक्शन लिखेंगे, HNO2 से और HCl से। HNO2 को किस में कन्वर्ट कर लोगे, HONO। अंडरस्टूड? तो चलिए अब रिएक्शन में फिर मेन बात, C6H5NH2 के ऊपर HONO कैसे रिएक्ट करेगा, लिख लीजिए। पहले NH2 की दोनों H को अलग अलग कर लो, कर लिया, N के पास दो H हैं। अब HNO2 को लिखो, HONO हुआ ना, तो एक H के ऊपर तो HO लगा दो और N के ऊपर N लगा दो, HON। अगेन एक O बचा, वो दूसरी H पे लगा दीजिए। नेक्स्ट अब HCl को जोड़ो, एक H के पास Cl लगा दो, सॉरी एक H के पास आप क्या लगा दोगे, H, और N के ऊपर लगा दीजिए Cl। तो क्या बन रहा है प्रोडक्ट देखिए, C6H5N2Cl प्लस ट्वाइस H2O बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो राइट शॉर्ट नोट से दिया आता है कि डाईएजोटीकरण अभिक्रिया लिखिए, डाईएजोटीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डाईएजोटाइजेशन। तो आप क्या लिखोगे, व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद NaNO2 and HCl at 273 Kelvin temperature, it will going to form benzene diazonium chloride plus 2 molecules of water। यानी कि जब एनिलीन NaNO2 और HCl से 273 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करती है तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड और दो अणु जल के बनते हैं, यही डाईएजोटीकरण अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट पेपर पलट लीजिए, पेपर 206 पर है दो नेम रिएक्शन, सैनमेयर अभिक्रिया और गाटरमान अभिक्रिया। इनमें थोड़ा सा आपको ठीक करना होगा, ठीक करते जाइए। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड लिखा है C6H5N2Cl। अब देखिए पहली और तीसरी अभिक्रिया सैंडमेयर अभिक्रियाएं हैं, दिख रहा है आपको, जबकि दूसरी और चौथी KI वाली अभिक्रिया के नीचे भी लिख लीजिए गाटरमान अभिक्रिया। क्या लिख लिया आपने, गाटरमान अभिक्रिया। तो चलिए अब देखते हैं कुछ बातें ठीक करते हुए। C6H5N2Cl, अब इन सभी रिएक्शंस में क्या अधूरापन, एक तो सह उत्पाद बाय प्रोडक्ट्स नहीं दे रखे हैं, वो भी अपन लिखते जाते हैं। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की जब Cu2Cl2 की उपस्थिति में लगा लो प्लस HCl, और गरम जरूर करना है, क्यों, क्योंकि गरम करे बिना नाइट्रोजन निकलता नहीं है। एक हो गई सैनमेयर रिएक्शन, ये भी कंप्लीट करती हूँ। अब तीसरी रिएक्शन को भी देखते जाओ, ये भी सैनमेयर रिएक्शन ही है। जब C6H5N2Cl की अभिक्रिया इन्होंने किससे कराई, HBr से, तो कैटलिस्ट क्या ले लिया, Cu2Br2। ऊपर देखो जब HCl लिया था तो कॉपर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, और जब Br लिया तो कॉपर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, Br2। चलो इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। पहली रिएक्शन को गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन उड़ जाएगी, दूसरी बात HCl निकल जाएगा और N2Cl के स्थान पे जुड़ जाएगा Cl, तो सह उत्पाद लिख दो N2 प्लस HCl। दूसरी सैनमेयर रिएक्शन को कंप्लीट करो, HBr से रिएक्शन है, गर्म कर रहे हैं, गर्म करने से नाइट्रोजन उड़ जाएगा, HBr का H N2Cl के Cl के साथ निकल जाएगा HCl के रूप में और जुड़ जाएगा Br, यानी कि बन गया C6H5Br प्लस N2 प्लस HCl। अब देखते हैं गाटरमान अभिक्रिया जो दो आपके लिखी हुई हैं।
गाटरमान अभिक्रिया देखिए, नंबर 2 रिएक्शन जो लिखी हुई है, जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कॉपर, आगे लिख दो पाउडर, चूर्ण और गरम, तो सिंपल केमिकल रिएक्शन है, कॉपर चूर्ण की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, गरम कर रहे हैं, नाइट्रोजन सिर्फ रिमूव हो जाएगा और बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। लास्ट नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, गाटरमान रिएक्शन जो लास्ट में लिखी हुई है, इसमें लिख दो +Ki इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर चूर्ण और गरम करेंगे, नाइट्रोजन उड़ जाएगी, लिख लीजिए सह-उत्पाद बाय प्रोडक्ट N2, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड का Cl Ki के K से रिएक्ट करके क्या बना लेगा KCl, और मेन प्रोडक्ट बन जाएगा C6H5I आयोडोबेंजीन। यानी कि क्या क्या प्रोडक्ट बने, आयोडोबेंजीन प्लस लिखो N2 प्लस लिखो KCl। नेक्स्ट है राशिंग प्रक्रम, अगेन ये भी नेम रिएक्शन में ही काउंट होता है। राशिंग प्रक्रम क्या है देखिए, जब बेंजीन की HCl, नीचे लिख दो वेपर, वाष्प, क्योंकि वाष्प के साथ रिएक्शन क्या होगी, बहुत ही तेज, वाष्प के साथ +½ O2, नीचे लिख दो एयर, वायु, और उन्होंने कैटलिस्ट लिया क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2, तो क्या होगा देखिए, बेंजीन की H, HCl की H और O2 का ½ O2 का मतलब एक ऑक्सीजन जल निकल जाएगा और बन जाएगा C6H5Cl क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट नेम रिएक्शन हुंस-डीकर अभिक्रिया, अगेन रिपीटेड रिएक्शन। पहले अपन ने देखो, पहले हुंस-डीकर रिएक्शन को देखो, यहाँ पे हुंस-डीकर साइंटिस्ट ने क्या काम में लिया है, सिल्वर बेंजोएट। पहले बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला याद करो, C6H5COOH, H हैज बीन रिमूव्ड बाय Ag, तो इसका नाम हो गया सिल्वर बेंजोएट। पहले बेटा आपने RX बनाया था, तो यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया था, सिल्वर एसीटेट ले लिया था, बेंजीन की जगह अपन ने कौन सा ग्रुप लगा लिया था, CH3। कंडीशन वही है देखिए, तो जब अपन को हेलो एरीन्स बनाना है तो अपन ने ले लिया सिल्वर बेंजोएट, उसकी रिएक्शन करा दी इन्होंने ब्रोमीन से, CCl4 में कई बार बोल चुकी हूँ अक्रिय विलायक है, गरम लिख लीजिए, तो क्या बनेगा, गरम करने से कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी, AgBr का PPT बन जाएगा और बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। बुक में गलत लिखा हुआ है Br2, सह उत्पाद हटा दीजिए और उसके स्थान पे लिख लिए AgBr, तो कुल मिला के 3 प्रोडक्ट्स मिले, दोबारा बोल रही हूँ, C6H5Br प्लस CO2 प्लस AgBr। नेक्स्ट आ जाइए भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ARX जो हैं ये जनरली कलरलेस होते हैं, ऑयली लिक्विड हैं, और यदि इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो ये सॉलिड स्टेट में भी होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड होने के कारण जल में क्या होते हैं, वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल, परंतु ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कार्बनिक विलायकों में ये आसानी से घुल जाते हैं। क्योंकि इनमें एरोमेटिक रिंग आ गया, इसलिए ये जल से क्या होते हैं, हैवी होते हैं, इनकी डेंसिटी क्या होती है, जल से अधिक होती है। एरोमेटिक यौगिक की आपने 11th में भी देखा था, एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, पिक्यूलर स्मेल होती है, तो अपन कह सकते हैं एरीन्स जो हैं, हेलो एरीन्स जो हैं, इनमें अभिलाक्षणिक गंध होती है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है एरिल हैलाइड इज ग्रेटर देन एरिल ब्रोमाइड, एरिल ब्रोमाइड इज ग्रेटर देन एरिल क्लोराइड, एरिल फ्लोराइड। यदि आपको इनके फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आप लिख सकते हैं C6H5I is greater than C6H5Br, C6H5Br is greater than C6H5Cl and it is greater than C6H5F। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ARI is greater than ARBr, ARBr is greater than ARCl, ARCl is greater than ARF। ऊपर जो लाइन है उसको अंडरलाइन कर रही हूँ, इसके आगे Q लगा दीजिए, क्वेश्चन है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ये कहता है इस क्रम में इनके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, वो क्या होते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं। क्यों? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन एंड आंसर। आपको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मॉलिक्यूलर वेट। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उस स्ट्रक्चर को तोड़ने में उतनी ही अधिक ऊष्मा या ऊर्जा
एनर्जी या हीट देनी पड़ेगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी या हीट देनी पड़ेगी इट मीन्स उसको तोड़ना में उतना ही अधिक टाइम लगेगा। जितना अधिक टाइम लगेगा तो अपन कहेंगे कि उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि इन सभी में एरिल कॉमन है, अनकॉमन है। अनकॉमन को आप मार्क कीजिए, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड। तो आप देख रहे हैं आयोडाइड का वेट सबसे ज़्यादा है, ब्रोमाइड का उससे कम है, क्लोराइड का उससे और भी कम है, फ्लोराइड का उससे और भी कम है। तो चूंकि ARI का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा है इसलिए इसको तोड़ने में सबसे ज़्यादा हीट या एनर्जी लगेगी, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे ज़्यादा। और Br का मॉलिक्यूलर वेट I से कम, Br से कम Cl का, Cl से कम F का। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट कम होता जाएगा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में अगेन फर्स्ट प्रॉपर्टी है, देखते हैं अपन, बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इनकी अनुनादी संरचनाओं को मैंने आपको बताया कि देखने से पता लगता है कि इसके ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर पोजीशंस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। पहली बात। दूसरी बात आपको पता है कि बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स या उसके व्युत्पन्न जो हैं वो इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं। इसलिए जब क्लोरोबेंजीन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन से ही आक्रमण करेगा तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर आक्रमण करेगा। निर्देशी मतलब यह क्लोरोबेंजीन जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही को निर्देश देता है, डायरेक्ट करता है कि आप मेरे कौन से पोजीशन या पॉइंट पर अटैक कीजिए, ऑर्थो या पैरा पॉइंट्स पर अटैक कीजिए। इसलिए अपन कहते हैं कि क्लोरोबेंजीन जो है वो ऑर्थो और पैरा निर्देशी प्रभाव प्रदर्शित करता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन से ही E+ के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है, बेंजीन वलय पर इन अनुनादी संरचनाओं को देखने से हमें पता लगता है कि ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो मेटा स्थिति से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अब पेज नंबर 206 पर लिखी केमिकल रिएक्शंस को देखें। उससे पहले एक पॉइंट और भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि हेलो एरीन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते तो हैं परंतु यह अभिक्रिया उनके लिए बहुत आसानी से नहीं होती, या कहें इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण जो है वो क्लोरोबेंजीन पर कठिन होता है। क्यों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। वापस से देखिए क्लोरोबेंजीन की संरचना को, अनुनादी संरचना में दिख रही है आपको क्लोरोबेंजीन की संरचना। देखिए आपको पता होना चाहिए कि एक तो मैंने बता ही दिया कि फेनिल समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह में सबसे कम आकर्षी है, ये बात बराबर ध्यान रखिए। क्लोरीन की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अधिक है, आपको पता है ये विद्युत ऋणीय इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और फेनिल भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये भी आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव में फेनिल सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्लोरीन को वास्तव में क्या करना चाहिए कि बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉन्स को, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहिए। वास्तव में कुछ इसी प्रकार की इनमें इलेक्ट्रॉन्स की खींचातानी होती रहती है, इसलिए बेंजीन वलय इलेक्ट्रॉन रिच बहुत अधिक नहीं होता। इसलिए इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे जैसा कि हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिच है, परंतु वास्तव में क्लोरीन की उपस्थिति में ये उतना अधिक इलेक्ट्रॉन रिच नहीं हो पाता। इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण, अटैक करना इसके ऊपर बहुत आसानी से नहीं होता। इसलिए वास्तव में क्लोरोबेंजीन जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कठिनता से देता है। यह इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण जो है वो इन पे कठिन होता है। ये अनदर क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन इस प्रकार आता है तो आप इस प्रकार उसका जवाब लिखेंगे। अब देखिए केमिकल रिएक्शंस पे आते हैं। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, वही लुईस एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? ऑर्थो तुम्हें पता है, अभी अभी आपने देख लिया। ये याद रखना कि क्लोरोबेंजीन कौन सा निर्देशी, ऑर्थो और पैरा। ऐसी रिएक्शन इन बैलेंस ही लिखी जाएंगी, असंतुलित ही होंगी। तो क्लोरीन किस पे अटैक करेगा? ऑर्थो पोजीशन पे।
और पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे अटैक किया, वहाँ की H निकल गई Cl के रूप में, लिख दो -HCl, HCl के रूप में निकल गई और Cl जुड़ गया ऑर्थो पोजीशन पे। इसी प्रकार पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा ये Cl2, एक Cl जुड़ जाएगी पैरा पोजीशन पे और Cl जब जुड़ा तो H वहाँ से निकला और H जो है वो Cl2 की एक Cl से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, HCl। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए पेज नंबर 207 पर, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सांद्र H2SO4 के साथ, इसे कहते हैं सल्फोनीकरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे कहते हैं राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सल्फोनाइजेशन, सल्फोनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सल्फोनीकरण, सल्फोनाइजेशन, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन ही नहीं बेंजीन भी ले सकते हैं। यहाँ पे इस रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट कर रही हूँ, तो स्टूडेंट को बेंजीन ले सकता है, वो क्लोरोबेंजीन ले सकता है और उसकी रिएक्शन किससे कराएगा, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का आप लुईस स्ट्रक्चर लिखिए, मैं बोल रही हूँ HO-SO3H, रिपीटिंग अगेन HO-SO3H, O के ऊपर लगा दीजिए नेगेटिव चार्ज, S के ऊपर लगा दीजिए पॉजिटिव चार्ज। और आप जानते हो क्लोरोबेंजीन ऑर्थो और पैरा निर्देशी है, क्लोरोबेंजीन पर अटैकिंग रिएजेंट का इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है, SO3H, जहाँ पे SO3H जुड़ेगा वहाँ का H निकल जाएगा जल के रूप में, तो यहाँ पे आप बाय प्रोडक्ट लिख दीजिए -H2O। चलो कंप्लीट कर रही हूँ रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन प्लस कॉन्सेंट्रेट HO-SO3H -H2O गिव्स यू, अब क्या बन गया, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन टिक लगा दीजिए, ये भी राइट शॉर्ट नोट्स ऑन नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पे बेटा एक कमी है, रिएक्शन ध्यान से सुनना, क्लोरोबेंजीन प्लस कॉन्सेंट्रेट HNO3, HNO3 को लिखो HONO2 और यहाँ पे प्लस सांद्र H2SO4 नहीं है, प्लस हटा दीजिए, ब्रैकेट कर लीजिए, इन द प्रेजेंस ऑफ सांद्र H2SO4 C6H5Cl प्लस कॉन्सेंट्रेट HONO2, O के ऊपर लगाइए नेगेटिव चार्ज, N के ऊपर लगाइए पॉजिटिव चार्ज, NO2 प्लस, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, NiTRONIUM, नाइट्रोनियम आयन। तो क्लोरोबेंजीन जब कॉन्सेंट्रेट HONO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट करता है तो बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन से H हटके H2O बना लेती है। साइड प्रोडक्ट लिखिए H2O और H के स्थान पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 जुड़ जाता है और हमें मिलता है ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन व पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट रिएक्शन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, रिपीटेड रिएक्शन। अपन ने यही की रिएक्शन पहले बेंजीन के साथ देखी थी, अब क्लोरोबेंजीन के साथ देखते हैं। क्लोरोबेंजीन देखते ही आपको समझ में आना चाहिए, याद आ जाना चाहिए कि ये ऑर्थो और पैरा निर्देशीय, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। जब इसकी रिएक्शन CH3Cl से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो एल्कलीकरण होता है, क्या बन जाता है, H ऑर्थो और पैरा पोजीशन से निकल गया, HCl के रूप में बाय प्रोडक्ट लिख दो -HCl और CH3H के स्थान पे जुड़ जाता है। जब CH3 जुड़ता है तो यह अभिक्रिया एल्काइलेशन या एल्कलीकरण की रिएक्शन कहलाती है। क्या बना, ऑर्थोक्लोरोटालुइन पैराक्लोरोटालुइन। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देखिए, अगेन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, परंतु ये फ्रिडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया है, फ्रिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन अभिक्रिया है। यानी कि अब आपको समझ में आ गया, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन दे आर ऑफ टू टाइप, वन इज एल्कलीकरण, अनदर वन इज एसिटिलीकरण। यदि आपको फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन पूछी जाती है तो इन दोनों में से एक लिखनी होगी, और यदि स्पेसिफाई कर दिया इन्होंने कि फ्रिडल क्राफ्ट एल्कलीकरण लिखिए तो एल्कलीकरण ही लिखनी है। एसिटिलीकरण लिख दिया फ्रिडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण तो फ्रिडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया ही लिखनी है। तो देखिए एसिटिलीकरण अभिक्रिया में फ्रिडल क्राफ्ट ने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया उसने कराई एसिटिल क्लोराइड से। इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम अपन ने दोनों देख लिए हैं, पर अब इनको आप ढंग से लिखिए, पेन उठाइए और लिखो CH3
C के ऊपर लिखो O और Cl। रिपीटिंग अगेन, CH3, C के ऊपर लिखो O और फिर C के साइड में लिख दो Cl। दूसरी बात, CO वाले कार्बन पे लगाओ पॉजिटिव चार्ज और Cl पे लगाओ नेगेटिव चार्ज। तो आपको यहाँ पे दिख गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है, CH3CO प्लस। क्या हुआ, CH3CO प्लस और Cl माइनस बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा। तो चलिए, क्लोरोबेंजीन जब CH3CO प्लस से रिएक्ट करता है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन की H निकल गई और CO CH3 जुड़ गया और बाय प्रोडक्ट क्या निकल गया, माइनस HCl। तो क्या बना, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन, याद रखना है, और पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन। नेक्स्ट फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन देखिए, अगेन फ्रिडल-क्राफ्ट एल्कलीकरण रिएक्शन। अब इन्होंने क्लोरोबेंजीन ले लिया, उसकी रिएक्शन मिथाइल से ना कराकर इथाइल क्लोराइड से करा दी, कोई बात नहीं, इन द प्रेजेंस ऑफ निर्जल AlCl3। वही रिएक्शन C2H5 जुड़ जाएगा और HCl निकल जाएगा, बाय प्रोडक्ट निकाल दीजिए HCl। तो देखिए, ऑर्थो और पैरा पोजीशन की H निकल गई HCl के रूप में और इथाइल ग्रुप जुड़ गया। दैट मीन्स इथाइल इज एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का जुड़ना क्या कहलाता है, एल्कलीकरण। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, धातुओं से रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल। फर्स्ट रिएक्शन सोडियम से रिएक्शन। अब देखिएगा, आपने वुड्स रिएक्शन पढ़ ली, अब वुड्स रिएक्शन की तरह ही रिएक्शन आ रही है। वुड्स रिएक्शन जरा दिमाग में ले आओ, वुड्स रिएक्शन क्या थी। वुड्स रिएक्शन थी बेटा ट्वाइस RX प्लस Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या बनेगा, R-R। यानी कि आपने देखा वुड्स रिएक्शन में वुड्स ने किससे रिएक्शन कराई, एल्किल हैलाइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब आ जाइए नेम रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। बिल्कुल वुड्स रिएक्शन की तरह है, बस फिटिंग ने क्या ले लिया, R ना लेकर ले लिया ARX। आपको दिख रहा है ARX के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2। C6H5Cl के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2। वही 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 सोडियम से रिएक्शन कराई, ईथर की जगह लिख दो ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। वही ट्वाइस NaCl निकल गया और बन गया डाईफेनिल। यानी कि RX होता तो वुड्स रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन है तो क्या हो गया, ARX। अब आगे चलिए, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, यानी कि वुड्स फिटिंग रिएक्शन में एक तो मॉलिक्यूल ले लो वुड्स के अनुसार, एक मॉलिक्यूल ले लो फिटिंग के अनुसार। तो फिटिंग ने क्या ले लिया, एरिल क्लोराइड या मैं बोलूं क्लोरोबेंजीन प्लस ट्वाइस Na, और वुड्स ने ले लिया था एल्किल हैलाइड, दैट मीन CH3Cl। तो क्या बन गया, ट्वाइस NaCl और बन गया टालुइन। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अभिक्रिया, जैसा अपन ने फिटिंग अभिक्रिया देखा, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया देखा, वैसी ही बिल्कुल उल्मान अभिक्रिया है। फिटिंग अभिक्रिया और उल्मान अभिक्रिया में डिफरेंस देखिएगा, दोनों को देख लें पहले। उल्मान ने एरिल हैलाइड ही लिया, परंतु एरिल हैलाइड की अभिक्रिया उसने कॉपर से कराई, जबकि फिटिंग ने एरिल हैलाइड की अभिक्रिया किससे कराई थी, सोडियम से। बस इतना ही अंतर है। तो देखें उल्मान अभिक्रिया, उल्मान ने C6H5I की अभिक्रिया कॉपर से कराई, तो उस केस में C6H5I के आयोडोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल अभिकृत होंगे और CuI2 दैट मीन्स क्यूप्रिक आयोडाइड सह उत्पाद के रूप में बनेगा और मुख्य उत्पाद बनेगा डाईफेनिल। डाईफेनिल ध्यान रखिए, 2 फिनाइल ग्रुप एक ही कार्बन एटम से अटैच्ड हैं, वो क्या होता है, डाईफिनाइल। नेक्स्ट है मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया। मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया देखिए, इस अभिक्रिया में अपन बनाएंगे GR ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। पहली अभिक्रिया देखिए C6H5Br, यहाँ पे एरिल हैलाइड लिया है, एल्किल हैलाइड से भी अभिक्रिया हो सकती है। एरिल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर, ड्राई ईथर, तो योगात्मक अभिक्रिया होगी, एडिशन रिएक्शन होगी और क्या बनेगा, C6H5MgBr फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट यदि अपन ले लें C6H5I आयोडोबेंजीन, इसकी अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ कराते हैं तो क्या बन जाएगा, C6H5MgI फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड। यदि हम GR के निर्माण में शुष्क ईथर के स्थान पर THF ले लें, टेट्रा
हाइड्रोफ्यूरेन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिकुलर फॉर्मूला दोनों 11th में थे। मॉलिकुलर फॉर्मूला में बोल रही हूँ, चाहे तो लिख लें C4H8O। तो GR के निर्माण में यदि हम शुष्क ईथर के स्थान पे ले लें THF तो भी अभिक्रिया इसी प्रकार संपन्न होती है। जैसा देखिए C6H5Cl की अभिक्रिया जब THF की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ कराई जाती है तो भी GR बनता है, जिसका नाम है फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट है अपचयन रिडक्शन। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब निकेल एल्यूमिनियम अलॉय दैट मीन्स मिश्र धातु के साथ, और यहाँ पे सॉल्वेंट या विलायक ले रखा है NaOH, तो धातु माने कि अपचयन और विलायक मतलब नवजात हाइड्रोजन आपको लेनी पड़ेगी। नवजात मतलब एटॉमिक हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन। तो क्या रिएक्शन होगी देखिए, Cl ट्वाइस H की एक H के साथ निकल जाएगा, HCl बन जाएगा, और जहाँ से Cl हटेगा वहाँ से एक H जुड़ जाएगा और बन जाएगा बेंजीन। नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए पहली रिएक्शन, मेन रिएक्शन जो बेंजीन देता है, सिर्फ बेंजीन की बात कर रही हूँ मैं, बेंजीन की मुख्य अभिक्रिया का नाम है, मेन रिएक्शन का नाम है या मूलभूत केमिकल रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। परंतु यहाँ पे अपन क्लोरोबेंजीन की कौन सी अभिक्रिया देख रहे हैं, अपवादित एक्सेप्शनल रिएक्शन देख रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जब क्लोरोबेंजीन के अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि एक एक्सेप्शनल अपवादित रिएक्शन है देखेंगे तो कंडीशन भी अपवादित ही होंगी। चलिए देखें क्या मतलब है। तो आप सभी जानते हैं कि C6H5Cl में रेजोनेंस के कारण, अनुनाद के कारण Cl जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसके ऊपर पार्शियल डबल बॉन्ड, आंशिक डबल बॉन्ड द्विबंध होता है। इसलिए जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो CCl बॉन्ड का टूटना यानी कि Cl का हटना इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि CCl के बीच में क्या आ गई, डबल बॉन्ड आ गई। इसलिए जब कभी भी एरिल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है तो वो क्या करेगा, मुश्किल से रिएक्शन करेगा। अब क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि एरिल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम शो करता है एल्किल हैलाइड की तुलना में, या मैं कहूँ CH3Cl अधिक एसन रिएक्शन करेगा C6H5Cl की तुलना में। क्यों? तो देखिए न्यूक्लियोफाइल तो Cl के पास है तो आराम से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होना चाहिए, परंतु आसानी से क्यों नहीं करता? तो मैंने उसका आंसर अभी आपको बताया कि C6H5Cl की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचनाओं से हमें पता चलता है कि C और Cl के बीच में क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड, आंशिक डबल बॉन्ड। इसलिए डबल बॉन्ड का टूटना सिंगल बॉन्ड की तुलना में क्या होता है, कठिन। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड का मतलब अमुक आकर्षण, डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो जाता है, डबल आकर्षण हो गया। जितना ज़्यादा आकर्षण होगा बॉन्ड स्ट्रांग होगी, जितनी बॉन्ड स्ट्रांग होगी उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा। इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो देता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो देता है, परंतु एल्किल हैलाइड की तुलना में धीमी गति से देता है। चलिए अब रिएक्शन को देखिए, बुक में जो रिएक्शन है उसमें थोड़ा सुधार कर लेना। लिखा हुआ है ट्वाइस C6H5Cl, प्लस लिखो, यहाँ पे NH3/Cu2O लिखा हुआ है, नहीं ठीक कीजिए, प्लस लिखिए Cu2O प्लस ट्वाइस NH3, वापस बोल रही हूँ, प्लस Cu2O प्लस ट्वाइस NH3, और ब्रैकेट में लिखो NH3 को कैसे लिखोगे, H-NH2। तो क्या निकल जाएगा देखिए, Cu2Cl2 निकल जाएगा, जल निकल जाएगा और बन जाएगा C6H5NH2 दैट मीन्स एनिलीन। नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखिए और कुछ ठीक कीजिए। इसमें लिखा है ट्वाइस C6H5Cl इन द प्रेजेंस ऑफ, लिखा है CuCN, इसको लिखो प्लस 2CuCN, और टेम्परेचर लिखा है 475 केल्विन टेम्परेचर। यानी कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि क्लोरोबेंजीन की मूलभूत बेसिक रिएक्शन नहीं है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसलिए नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन नहीं होगी, टेम्परेचर काफ़ी हाई रखना होगा। तो आप देखिए ट्वाइस CuCN से रिएक्ट करके क्या बनाता है, सह उत्पाद साइड प्रोडक्ट Cu2Cl2।
नेक्स्ट क्या बनेगा, Cn जुड़ जाएगा Cl के स्थान पे, दैट मीन्स एक न्यूक्लियोफाइल हटेगा Cl माइनस और दूसरा न्यूक्लियोफाइल Cn माइनस जुड़ जाएगा। एक नाभिक स्नेही Cl माइनस हटेगा और दूसरा नाभिक स्नेही Cn माइनस जुड़ जाएगा, बन जाएगा साइनोबेंजीन। तीसरी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखिए, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन यहाँ पे लगाओ प्लस NaOH और टेम्परेचर 625 केल्विन टेम्परेचर और काफ़ी हाई प्रेशर। तो क्या बनता है देखो, NaCl सह उत्पाद के रूप में निकल जाता है और बन जाता है, Cl हट गया नाभिक स्नेही और OH उसके स्थान पे जुड़ गया तो बना फिनॉल, प्लस लिखो NaCl, बुक में गलत लिखा हुआ है Cu2Cl2। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए फर्स्ट केमिकल रिएक्शन देखना आप, जो मैंने लिखी हुई है, क्लोरोबेंजीन की नाभिक स्नेही के साथ अभिक्रिया, लिया हुआ है जलीय NaHCO3 दैट मीन क्षारीय विलयन बेसिक सॉल्यूशन और टेम्परेचर हाई है तो भी कोई रिएक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, तब आपको फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन में कंपैरिजन पता लगेगा। अब सेकंड रिएक्शन में देखिए क्या किया, क्लोरोबेंजीन की, आपने देखा क्लोरोबेंजीन कैसा निर्देशीय, कैसा डायरेक्टिव ग्रुप है, ऑर्थो और पैरा निर्देशीय। तो ये कहते हैं यदि क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे अपन ने NO2 ग्रुप लगा दिए। NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा लिया अपन ने, तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करेगा क्या, वो क्या करेगा, बेंजीन रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी ओर खींचेगा, जिसके फलस्वरूप बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। जब बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो आराम से न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो यदि अपन ने ऑर्थो पोजीशन पे एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो आराम से Cl माइनस हट जाएगा और उसके स्थान पे OH माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो सह उत्पाद इसमें लगा लीजिए Cl माइनस, यानी कि अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसान हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। टेम्परेचर कितना है, 400 केल्विन टेम्परेचर। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, ये कहता है यदि क्लोरोबेंजीन में अपन ने ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा लिए तो अब क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मिलकर बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स को और अपनी ओर खींचेंगे, जिसके फलस्वरूप बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप नाभिक स्नेही का आक्रमण, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना क्या हो जाएगा, और भी आसान हो जाएगा। इसलिए पहले के कंपैरिजन में ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन की तुलना में ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का पर OH माइनस का आक्रमण और भी आसान हो जाएगा, कम टेम्परेचर पर हो जाएगा। टेम्परेचर 400 केल्विन से घटकर कितना हो गया, 370 केल्विन पर ये रिएक्शन हो जाएगी और Cl माइनस हट गया और उसके स्थान पे क्या आ गया, OH माइनस आ गया। तो सह उत्पाद लिख दीजिए Cl माइनस। तीसरी रिएक्शन देखिए, क्लोरोबेंजीन की दोनों ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे NO2 समूह आ गए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गए। तो पहली बात तो इसमें इसका रटने वाला नाम हो गया पिक्रिल क्लोराइड, IUPAC नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 3 आ गए, पहले 1 आया, फिर 2 आए, फिर 3 आए, जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएंगे बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी कम होती जाएगी, जिसके फलस्वरूप नाभिक स्नेही OH माइनस का आक्रमण और भी आसान हो जाएगा। इसलिए और भी कम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो जाएगी, 300 केल्विन टेम्परेचर पर ही ये रिएक्शन हो जाएगी और Cl माइनस हट जाएगा और उसके स्थान पे OH माइनस जुड़ जाएगा। बनने वाले प्रोडक्ट का याद रखने वाला नाम बहुत आप याद रखिएगा, इसका नाम है पिक्रिक अम्ल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिक्रिक अम्ल कई बार पूछ लिया जाता है। पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और IUPAC नाम लिखिए। तो IUPAC नाम इसका क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट देखिए, हैलोजन व्युत्पन्न की क्रियाशीलता का क्रम, हैलोजन डेरिवेटिव्स की रिएक्टिविटी का क्रम या सीक्वेंस। तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग हट के आपसे बात कर रही हूँ। आपको कह दिया, अब मैं कंपैरेटिव स्टडी की बात कर रही हूँ, आपको कहेंगे बेंजिलिक हैलाइड जो है ये SN1 रिएक्शन आसानी से देते हैं,
CH3Cl की तुलना में या C6H5Cl की तुलना में? क्यों? रिपीटिंग अगेन, बेंजिलिक हैलाइड SN1 रिएक्शन आसानी से देते हैं CH3Cl से या C6H5Cl की तुलना में। क्यों? तो आप याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था SN1 रिएक्शन यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि ऐसी रिएक्शन जो कि 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है तथा उसमें SN1 रिएक्शन 2 स्टेप्स में पूरी होती है। और मैंने आपसे कहा था कि इसमें मेन बात यह है कि फर्स्ट स्टेप में जो कार्बोनियम आयन बनता है, कार्ब धनायन बनता है, वो एक तो पहली बात तो बनना चाहिए, दूसरी बात बना तो उसका जितना अधिक स्थायित्व होगा, स्टेबिलिटी होगी, SN1 रिएक्शन होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। तो देखिए C6H5CH2Cl दैट मीन्स बेंजिलिक हैलाइड में ही सिर्फ कार्ब धनायन बन सकता है, ना तो CH3Cl में बनेगा कार्ब धनायन, ना बनेगा एरिल हैलाइड में। तो देखिए कैसे C6H5CH2Cl ये सबसे पहले स्प्लिट होकर क्या बना देगा Cl- और बन जाएगा बेंजिल कार्बोनियम आयन। और बेंजिल कार्बोनियम आयन में आप देखिए कि किस प्रकार, क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड हैं, बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, इसलिए इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को आप देखिए। यहाँ पे फिनाइल ग्रुप या बेंजीन रिंग CH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके ऊपर क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी। इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो कि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसकी ओर शिफ्ट होते जाते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और इसके फलस्वरूप आप देख रहे हैं कि बेंजिल कार्बोनियम आयन दैट मीन्स कार्ब धनायन अतिरिक्त स्थायी हो गया। क्यों अतिरिक्त स्थायी हो गया? क्योंकि इसकी क्या पाई जाती है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। जिनमें भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगा उनका स्थायित्व क्या होगा? अतिरिक्त होगा। इसलिए SN1 रिएक्शन सबसे ज़्यादा कौन से एरिल हैलाइड देते हैं? बेंजिलिक हैलाइड देते हैं। नेक्स्ट